किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रशस्त्र पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण मिलता है? ये तो मैंने कल बता दिया था आपको। सांची में भी नाम तो मिलता है लेकिन ये बाद के समय में उत्कीर्ण कराए हुए हैं, इसलिए सही नहीं है। ये प्रश्न जो है प्रश्न बनाने के नाम पर बना दिया, अशोक के द्वारा उत्कीर्ण नहीं है। ओके, ये तो मेरा बताया हुआ है बावड़ो, दिमाग तो लगाया करो। प्रशस्त्र हाथी, सोचना रहे बच्चों। ए, बी, 4 एशियन सिंह, भग्न प्रवेश द्वार, डी, त्रिमूर्ति प्रतिमा, एक सांची, 2 दोली, 3 एलिफेंटा, और 4 सारनाथ। ये प्रश्न तो गलत हो गया क्योंकि चाहे कोई भी ऑप्शन हो ये गलत हो चुका है। ए, बी, सी, डी जिस किताब में बनाया गया है उसको बनाना आया ही नहीं है। 1, 2, 4, बस आपको तो पकड़ना ही है कि कहां गलती कर दी किताब वाले ने, लेखक को कहां ज्ञान का अभाव रहा, आपको सिर्फ इतना जानना है। गलत तो हो चुका। 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 1, 4, 2। तो पत्थर का बना हाथी तो दोली, 4 एशियाई सिंह, ये 2 जगह है, एक यहां है और एक यहां, इसलिए गलत हो गया है प्रश्न। अब इसमें क्या किया गया होगा, ए के अंदर 2 मिलाओ, ए में 2 मिला है तो उत्तर इसके हिसाब से ये आ रहा है, लेकिन ये गलत है। मुझे पता लग गया कि इसमें जिसने उत्तर दिया है उसमें उत्तर क्या आ रहा है, बता। 1 है, ये गलत है उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन गलत बन गया, क्वेश्चन गलत बना हुआ है। यहां त्रिमूर्ति प्रतिमा नहीं है, देखने में 3 साइड के शेर दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में कितने, जैसे सांची में है सेम टू सेम सारनाथ में, तो सारनाथ में जो है वो सेम टू सेम सांची में है। या तो देखो तो सही देखो, यदि उसको देखते हो तो 4 देखो या फिर 3 ही देखो। एक जगह तो 4 देखो और एक जगह 3 देखो, ये नहीं चलेगा। है तो बेटा 4 4 साइड में, एक साइड से देखते हैं तो 3 ही दिखते हैं, सही बात है। तो 3 देख रहे हो तो दोनों में 3 ही देखो, और 4 देख रहे हो तो दोनों में 4 ही देखो। तुमने यदि यहां गड़बड़ी की, दोनों में अंतर किया, तो ये प्रश्न ही गलत है, बस ये बात है। यानी निशाना और निगाहें दोनों एकदम सही रखो, एक जगह निशाना एक जगह निगाहें। हाँ जी, आया हुआ तो डिलीट है इसको। यदि अरे वैसे तो पत्थर का हाथी 1 2 ली हो गया,
लेकिन ये गलत है। मैंने क्या कहा कि 4 ऐसे शेर यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं। तुम कहो तो अभी दिखाऊं? ये लो, ये देखो। नहीं देखो ना प्लीज, देखो ना। पहले सांची वाला देख लो ना। ये सारनाथ है, ये भी सारनाथ है, ये भी सारनाथ है। बेटा इनमें दिखेंगे 3 ही, और देखोगे तो 2 भी दिखेंगे। ये देख, या तेरे को 2 ही दिखेंगे? अच्छा तीसरा भी दिख रहा है? इसमें चारों नहीं दिख रहे बेटा। भाई आप एक साइड से ज्यादा 3 साइड ही देख सकते हो, पीछे नहीं दिखेगा। हाँ घूम के देखोगे तो 4 मिलेंगे। अरे सबसे बड़ा नमूना अपना विधानसभा है। विधानसभा के ऊपर 4 शेर बने हुए, लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं एक साइड से। नॉर्मल बात। इसलिए इसमें दोनों सेम टू सेम है और 3 ही दिखेंगे इसमें आप। अच्छा यदि पूछ रहे हो कि भाई कितने शेर हैं, तो 4 हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन फिर 4 दोनों में होंगे। अच्छा देखते हैं तो 3, कोई बात नहीं 3 देख लो, लेकिन फिर 3 दोनों में होंगे। तुमने सांची सारनाथ तो अलग कर दिया, वहीं गलत हो गए, ये बात है। कोई बात नहीं, फिर भी इसमें देखते ही पत्थर का हाथी जो है वो डोली में है। डोली दिखाऊं? देखो धोली किसको कहते हैं? धोली जिसका रंग बहुत गोरा होता है ना, उसे धोली कहते हैं। अच्छा वाह, छोरे मजे ले रहे हैं। मैंने धोली की जगह धोबी डाल दिया। कहाँ आ गया बेटा? ओके, ये भी धोबी है क्या? यही आएंगे? वो भी आएगा। अरे रुक तो जाओ बावड़ो। धोबी आ रहा है? तो 1 मिनट रुको तो तुम। देखने के 1000 नजरिए हैं जी। डोली एंड एलिफेंट के वजह में हाथी डाल दूं? आएगा आएगा, चिंता मत कर। सीधा नहीं तो टेढ़ा आएगा, टेढ़ा नहीं तो। अरे तो रुको, करके आते की। हम्म, यूं? हाँ अरे यार ये आ गया ना। ये नाम ही दोली है। अच्छा दोली में यूं लिखा जाएगा, DHAULI। ओके ये रहा, यूली। ए दोली, दोली कहाँ गई तू? डोली आजा। क्या हुआ? छोरो, ये पत्थर की मूर्ति है। चलो इसको यहीं पे देखो आप तो।
क्या आया था? डोली डी ए आएगा क्या? ये रहा। ये हुई बात। ये लो साहब, ये एक्चुअली एक पहाड़ है, पहाड़ है। पहाड़ को आधा काट करके अगला हिस्सा हाथी की सूंड और सिर बना दिया, अगले टांग भी बना दिए। ऐसा लग रहा है पहाड़ से हाथी निकल रहा है, बट ये 2200 साल से बाहर आया नहीं है। वही का वही। अरे समझे क्या? दिख रहा है ना? मतलब पहाड़ की कोई त्रास करके हाथी का आकार दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से बाहर आ रहा है। अगली टांग भी आ गई, कान भी आ गए, सिर भी आ गया, लेकिन बाकी अंदर है। 2300 साल से बाहर नहीं आया। तू बता कब आएगा? जी, नहीं आएगा। तो बस वही बात है। ओके, तो इसलिए पत्थर के हाथी से ये क्वेश्चन तो सोल्व तो डायरेक्ट ही हो गया दोली। ए में दो, तो ए में दो, ये लो। मैंने बताया उत्तर तो आ गया, बट ये गलत हो गया, इसलिए ये उत्तर मान्य नहीं है। कहने का मतलब आप जो चाहते हो उत्तर वो मैंने निकाल तो दिया, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि बेटा जो सांची में है वही सारनाथ में, तुम दोनों को अलग कर दो कि लफड़ा हो जाएगा। बात खत्म, प्रश्न खत्म, आगे बढ़ो। कल हम पढ़ रहे थे दोस्तों सातवान। कितनी वाहन? सातवान। सातवानों में कौन सा राजा बताया था मैंने? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की खास बात क्या थी बेटा, बताओ। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी क्या था कि जवान था, छोरा था 20 साल 22 साल का। कौन? पुलमावी। 20 22 साल का, उसको पसंद आ गई रुद्रदामन की छोरी। वो बार बार जो है आक्रमण कर बैठा। 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार रुद्रदामन ने उसको पराजित कर दिया। फिर रुद्रदामन ने जब वो तीसरी बार आक्रमण की तैयारी कर रहा था, बोले अरे बात क्या है, क्या चाहिए तुझे? उसने बताया कि आपकी बिटिया ब्याह कर दे। चल कर देते, मुझे भी वर ढूंढना पड़ेगा, और तेरा जैसा जिद्दी वर कहां मिलेगा। तो ब्याह कर दिया गया। तो इसकी खास बात ये थी, इसके सिक्के जो हैं, इसके कॉइन्स पर 2 पतवार वाला जहाज चित्रित मिलता है। लिखाया था क्या मैंने? ओके, 2 पतवार वाला जहाज का चित्रण मिलता है। इसकी माता का क्या नाम था बताओ? वशिष्ठी। ठीक है। इसके समय एक बात और थी बेटा, अमरावती का जो स्तूप था ना, उसका आकार बढ़वाया गया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल ठीक है। ओके, बात खत्म। लास्ट राजा और एक, यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, तो एडिंग डाल दो इसकी, यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। शकों को हराता है, नाव के आकार के सिक्के चलाता है, आखिरी महान शासक था। तो क्या खास है? उज्जैन के शक शासकों को पराजित किया। अंतिम महान सातवाहन शासक। इसके सिक्कों पर
नाव का चित्र मिलता है। इसमें नाव का है बेटा। इससे ये पता लगता है कि इनके समय समुद्री व्यापार कितना ज्यादा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं पूछूंगा तुमसे, समुद्री व्यापार का उत्थान सातवाहनों के समय हुआ। तो बात खत्म। अब हम बहुत डिटेल से कुछ बातें पढ़ने वाले हैं, वो है सातवाहन कालीन संस्कृति। तो महत्वपूर्ण यही है, राजाओं से तो मैंने आपको बताया था कि समझ में आ जाएगा कि किसके समय व्यापार था। रोमन सिक्के किसके दौरान मिले, रोमन बस्तियां किसके समय बसी, किसने समुद्री व्यापार को सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, प्रभावित किया, प्रेरित किया। तो उनमें जिनके सिक्कों पर ही नाव के जहाज के चित्र हैं, वो समुद्री व्यापार में इंटरेस्टेड है। तो इसे हमें पता लगेगा। तो हम कुछ बात करने जा रहे हैं जिनमें, या मैं कुषाण काल पढ़ा दूं, पहले सातवाहन कालीन संस्कृति पढ़ा दूं, व्यापार बाद में पढ़ेंगे। सातवाहन कालीन संस्कृति, हेडिंग डाल दो, सातवाहन कालीन संस्कृति। तो बड़ी सावधानी से कुछ बात आप लोग समझ लें। इस समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और बौद्ध धर्म में इस समय स्तूपों के स्थान पर चैत्य बनाए गए। चैत्य, तो बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और इन्होंने, इन शासकों ने बौद्ध धर्म के रेस्पेक्ट में, सम्मान में चैत्यों का निर्माण करवाया। अब ये चैत्य क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। चैत्य क्या होते हैं? कल किसी स्टूडेंट ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था कि सर स्तूप बनवा दी तो फिर चैत्य क्यों बनवाया, चैत्य क्या है, चैत्य क्यों है? किसने पूछा था बताना? मैंने कहा था कि कल बताऊंगा। आज आया नहीं हुआ ना, घर गया, कोई बात ना। ओके, चैत्य क्या होते हैं दोस्तों? दो जगह, एक जगह जहां समतल मैदान है, एक वो जगह जहां पर मान लो कि पहाड़ियां हैं। यहां बौद्ध धर्म के सम्मान में हम लोग स्तूप बनाते हैं। बताया था आपको, स्तूप कुछ ऐसा ही तो है। तो जहां समतल मैदान है, वहां पत्थर और ईंटों से चुनकर किसका निर्माण करेंगे? और मान लो कि कोई सोच ले कि मुझे पहाड़ का स्तूप बनाना है, तो कैसे बनाएगा? काट काट के।
तो सबसे पहले तो गुफा बनाई जाएगी, पहाड़ को काट करके उसमें एक गुफा का निर्माण किया जाएगा, और फिर इस गुफा में अंदर, क्योंकि पहाड़ को पूरा खोखला तो नहीं कर सकते, गिर जाए, बीच में पिलर छोड़ने पड़ेंगे, पत्थरों के पिलर छोड़ने पड़ेंगे, और पिलरों के अंदर सामने स्तूप बना देंगे। तो जब चट्टानों को काट कर जो स्तूप बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चैत्य। वही चैत्य हैं दोस्तों। तो चैत्य का कंसेप्ट क्लियर कर ले। इंपॉर्टेंट बात यह, चैत्य ईंटों से, पत्थरों से, चुनाई से नहीं बनाए जाते। गुफाओं में पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से काट काट कर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे प्रसिद्ध चैत्यों में, तो ये चैत्यों का निर्माण सातवाहन काल में हुआ। इनमें जैसे कारले का चैत्य नाम सुना हो तो, भांजे का चैत्य, कान्हेरी की गुफाएं, कल भी बताया था मैंने, कान्हेरी की गुफाएं, पीतल खोरा का चैत्य, ये सब चैत्य हैं। और इन्हीं के समय दोस्तों अजंता की गुफाओं का निर्माण भी शुरू हुआ। मैं एक एक करके सब बात दिखाने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो मेरी ये बात समझो कि स्तूप कैसा बनता है, वो तो मैंने सांची का स्तूप दिखाया था, चित्र आपको बहुत बढ़िया लगा था। और आज आप चैत्य देखो तो सबसे पहले कौन सा चैत्य देखो, कारले का या भांजे का? कारले का देख लो, ये लो सब। एक ही बात है, कोई सा भी देख लो। अरे छोरो, एक तो तुम है ना, हो अब ये देखो, ये अंदर गुफा बना करके ये कारले का चैत्य है। अब आप लोग इस साइड में देख रहे हैं कि पिलर छोड़ दिए, चट्टानों को, पहाड़ को काट करके पिलर छोड़ दिए ना। और इसके बाद में कि पहाड़ गिरे नहीं, उनको इस प्रकार से सपोर्ट दिया गया है, क्या? और इसके बाद में ये देखो, यहां पर डिजाइन बनाई गई है इन पिलरों के ऊपर, ये अप्सराएं बनाई गई हैं। अप्सरा दिख रही हैं क्या? ये अप्सराएं अपने यहां रोक करके पहाड़ को रखे हुए हैं कि बोले नहीं आने दें। वास्तव में पत्थरों का ही छेनी हथौड़ी से गढ़ा गया है। और इसके बाद में ये यहां आपको स्तूप दिख रहा होगा, लास्ट में दिख रहा है क्या दोस्तों? इसमें कहीं पर भी चुनाई का काम नहीं है, सारा काम गढ़ाई का है। अर्थात पत्थरों और ईंटों को चुन करके नहीं बनाया गया, छेनी और हथौड़ी से काट काट के बनाया गया। इसका मतलब पहले दिमाग में था कि कौन सी जगह से कितना पत्थर तोड़ तोड़ के निकालना है, वो निकाल के फेंकते चले गए और ये बन गए। तो उम्मीद रखूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो स्तूप इतना परफेक्ट, छेनी हथौड़ी, और ये नीचे फर्श भी देखो, छेनी हथौड़ी, और ये यहां पर जो स्तंभों की डिजाइन बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं चैत्य क्या होते हैं। तो वास्तव में स्तूप समतल मैदान में ईंटों और पत्थरों को चुन करके जमीन से ऊपर उठते हुए बनाते हैं, और ये बनाते समय ऊपर से गढ़त शुरू करके जमीन की ओर पहुंचते हैं, तो इन्हें चैत्य कहा जाता है।
अब आपको बात समझ में आई होगी। सारा काम खराब है, इसलिए जिंदगी में गलती बेटा कराए मत कर तू तो। चलूं आगे। बहुत बारीकी से दोस्तों, बहुत बारीकी से आपको मैं बता दूं, लेकिन मैं क्या बता दूं। इतनी बारीकी और खूबसूरती के साथ ये गुफाएं बनाई गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अलोरा का निर्माण इनके समय हुआ। पूरे पहाड़ को काट करके उड़ा दिया गया और उसके स्थान पर ये बना दिया गया। मतलब कि आप ये देखो, ये पहाड़ का हिस्सा पेड़ दिख रहे हैं के ऊपर, उसको इतनी बारीकी से काटा गया है कि स्तंभ भी बना दिए, कमरे भी बना दिए, छत भी बना दी, गेट भी बना दिया और मंजिल भी बना दी। यह है गढ़ाई विधि, सब हाथ से किया हुआ है, इसमें चुनाई नहीं है कहीं भी। एक ही पत्थर से बना हुआ मकान बना दिए, मंजिल बना दी, छज्जे बना दिए, ऊपर देखो तो टोडे बना दिए, छत बना दी, गेट बना दिया, मंजिल बना दी, नीचे तक सीढ़ियां बना दी, स्तंभ बना दी। ये भारतीय कला है, ये सातवां कालीन संस्कृति है। बात समझे? हाँ तो समझा करो। दुनिया इसलिए देखने आती है, यूनेस्को ने इसलिए विश्व धरोहर का दर्जा इसलिए दिया है। वो कलाकार आज नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, नो क्रेन, नो कंप्यूटर, नो ट्रैक्टर, नो जेसीबी, दुस्साहस, दिमाग, हाथ में हथौड़ा और छेनी, बस कुछ भी नहीं। गढ़ने वाला होना चाहिए, क्या बना सकता है। ये भी पहाड़, बाकी भी पहाड़, लेकिन इस पहाड़ का क्या से क्या हो गया देखते देखते। खैर बात ये नहीं है, बात सातवां काल, उस काल की संस्कृति जो ईसा से भी पहले स्टार्ट हुआ था। समझ रहे हो जी? तो अब आप शायद समझने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, सातवां कालीन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, बौद्ध धर्म के सम्मान में किनका निर्माण किया गया? चैत्यों का निर्माण। और सारे चैत्य पहाड़ काट कर बनाए गए, ये सब चैत्य। तो सारे के सारे चैत्य जो है पहाड़ काट के बनाए गए, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करो। अच्छा एक बात और सुनो, ये चैत्य किस काम आते थे? बौद्ध धर्म की पूजा, बौद्ध धर्म की धार्मिक, अरे बौद्ध धर्म के मंदिर चैत्यों को कहेंगे कि नहीं, स्तूपों को कहेंगे कि नहीं, इसलिए बौद्ध धर्म की पूजा के काम आते थे। क्योंकि एक बार ये भी पूछ लिया चैत्यों का उपयोग होता था, तो यार साफ बात है बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल है और पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते थे। बात खत्म। हाँ जी, बिहार अलग है बेटा, एक नहीं है, बहुत अंतर है बावड़े। इतना अंतर है जितना कि दिन रात में, लड़का लड़की में, उनमें तो फिर भी कम होता है। हाँ तो क्योंकि दोनों मानव है। विहार, ध्यान दे, विहार वास्तव में अशोक को मैंने बताया था आम्रपाली विहार दिया गया था, जैतवन विहार। विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आश्रम है। तो ये निवास स्थान है, आश्रम है, वो मंदिर है, ये आश्रम है। तो बहुत अंतर है इनमें।
तो इनको एक मत कर देना। तो ध्यान रखें, विहार, स्तूप, स्तूप, चैत्य और मठ, ये चार चीजें बौद्ध धर्म में, चारों बहुत अलग है, ये दोनों मिलती हैं बस। मठ शिक्षण संस्थाओं को, अरे मठ, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें मठ कहते हैं, निवास स्थान विहार कहलाते हैं, दोनों पूजा के काम आते हैं। ये ईंटों और पत्थरों से चुनते हैं और ये चट्टानों को काटते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। तो अब मैं लिखाना शुरू करूं। तो आपने है ना बिहार में अंतर कर दिया है ना, वरना मर जाओगे बुरी तरह। बिहार रहने के लिए बावड़ी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है तो बावड़ा मुझे बना रहा है। यदि है तो लेके आना, सबके सामने टोपी खिलाऊंगा तुझे। लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चे मजे लेने के लिए, अच्छा मैं तो क्या अनुभवी हूं, मैंने तो दुनिया देखी है, लेकिन कोई दूसरा मास्टर होता तो बावड़े को बना ही देते, हाँ यार ठीक हो सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट है, मैंने तो लाख बार देखा है, तुम्हें तो पहली बार पढ़ा रहा हूं। मैंने तो इनके के ऊपर रिसर्च कर रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा विहार कौन सा, और आधुनिक बिहार का नाम बिहार क्यों, जाने कितने रिसर्च पर पेपर लिखे हैं मैंने, 50-50 पेज के। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं तो मेरे ज्ञान का आधा % भी नहीं है, सच कह रहा हूं। ये हिस्ट्री यूं ही थोड़ी ना है यार, आरएस यूं ही थोड़ी ना बने, ये कोई बात थोड़ी होती है। तुमसे तो ताली बजवा लो वैसे, उसमें बड़ा मजा आता है। नहीं, बात बादशाह की नहीं है, माँ के लिए। देखो हर बच्चा माँ के पेट से सीख के कुछ नहीं आता, लेकिन यहां आकर के अपने को ये जीवन मिला है। मेरी बात ध्यान से सुना, मैं अपनी जिंदगी की फिलोसफी बता रहा हूं तुम्हें। अपन इस जीवन में आए, दोबारा जन्म होगा नहीं पता, इससे पहले जन्म हुआ था क्या नहीं पता, ना पहले पैदा हुए थे मैं मानता हूं, ना आगे पैदा होंगे। इसलिए जिंदगी को जी भर कर जीना है, जी भर के। पढ़ाई भी जबरदस्त करेंगे, सिलेक्शन भी कराएंगे, मस्ती भी खूब करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी। जीवन एक है, इसलिए हर दृष्टिकोण से मैं उदार और बिल्कुल ओपन माइंड हूं। इसलिए मैं पढ़ता हूं तो फिर पढ़ते ही है, जब जिस दिन मस्ती करनी है, घूमना फिरना है तो चले जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। लेकिन शिकायतें करते हुए जीना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की बातों की परवाह करके बैठे रहना, वो क्या कहेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो समाज के लोग, वो रिश्तेदार, भाड़ में गए ना सब। भाड़ जिसमें मूंगड़े बुने जाते हैं, खाए मूंगड़े कभी? तो बेटा भाड़ के खा तो लिया तूने। भाड़ उसे कहते हैं जहां सब कुछ जड़ जाता है, तेरे जो दर्द तकलीफ जितनी भाव है झोंक दे उसमें, सब जल जाएंगे, और तेरे चेहरे पर क्या मस्त मुस्कान आएगी, तो देख तो से। अभी तो तू 2-4 दांत दिखा रही है, बाद में तो पूरे के पूरे दिखा देगी। सच में भाड़ में फेंक दिया ना चिंताओं को, तो क्या उन्मुक्त हंसी आएगी तेरे चेहरे पर। फेंक रखे हैं तभी थोड़ी थोड़ी हंस रही है तू। खैर मजाक छोड़ो, पढ़ते हैं अपन, क्योंकि सबसे पहले जी भर के पढ़ा करो। जिस दिन मूड है, 7-8 दिन हो गए, एक दिन निकालो और मस्ती करो तो करो, फिर मस्ती करो उस दिन, है ना, फिर टेंशन नहीं, दो काम एक साथ नहीं। जिस दिन पढ़ना है पढ़ रहे हैं, 7 दिन पढ़े, जी भर के पढ़ेगी, इतना कोर्स करूंगा और पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, पढ़ लिया। और आज पढ़ने का मूड नहीं है, मस्ती करनी है, घूमूंगा फिरूंगा, तो उस दिन मस्ती करो। फिर ऐसे नहीं कि मस्ती करते समय टेंशन आ रही है कि ना मैंने वो पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं बहुत पीछे रह गया, मस्ती भी नहीं होगी। और पढ़ रहे हो तब कि वो घूमने गए हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं। मतलब एक काम एक बार पूरी तरह से साधो उसे, ऐसा नहीं कि भैया ना एक भी काम जम करके नहीं हो रहा, ठीक है। तो लिखो दोस्तों, आप लिखें इसमें, सातवाहन काल में, सातवाहन काल में, काल में बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में चट्टानों को काटकर, दक्षिण भारत में चट्टानों को काटकर जो स्तूप बनाए गए, जो स्तूप बनाए गए, उन्हें चैत्य कहा गया। ये चैत्य, ये चैत्य बौद्ध धर्म की पूजा के काम, पूजा के काम में लिए जाते थे। लिए जाते थे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में इस समय गुफाओं का पहाड़ियों में बड़ी संख्याओं में गुफाओं का निर्माण करवाया गया। करवाया गया। प्रसिद्ध चैत्य, प्रसिद्ध चैत्य डैश मार के लिखो। कार्ले का चैत्य, एक ही लिखना, कार्ले का चैत्य। हेडिंग डाल दो, कार्ले का चैत्य लिखें। सातवाहन काल में सातवाहन काल में कार्ले महाराष्ट्र में, कार्ले महाराष्ट्र में बनवाया गया चैत्य बनवाया गया चैत्य जो सभी चैत्यों में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर है। इसमें स्तंभ, इसमें स्तंभों की पंक्ति, स्तंभों की पंक्ति पर अप्सराएं, स्तंभों की पंक्ति पर अप्सराएं बनाई गई है। जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, एक बात और भी है, पहले मैं निकाल दूं, आप लोग एक बार देख लो इसको।
तो एक तो ये जो जिला है वो पुणे लिख लेना, इसका जिला कौन से जिले में, महाराष्ट्र में, मैंने महाराष्ट्र लिखा है ना, तो पुणे जिले में। नहीं काटना नहीं है बेटा, महाराष्ट्र में ही पुणे। तो मैं एक बार आप पढ़ लो फिर मैं आपको दिखा देता हूं। देख लो, इनका निर्माण 160 ईसा पूर्व में सातवाहन काल में करवाया गया। अब ये मतलब नहीं कितना लंबा चौड़ा ये था। ये सातवाहन शासक है, करीब करीब 200 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 80 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कर लिया गया। इस पर इस प्रकार के बहुत अच्छे चट्टानों पर चित्र भी मिलते हैं। ये चट्टानों पर बनाए गए चित्र। तो यदि आप देखें तो ब्राह्मी लिपि का एक लेख भी आपको मिलेगा। ये दिख रहा है क्या? ब्राह्मी लिपि में छैनी और थोड़ी सी खोद करके लेख भी लिखा गया है, ये ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, क्या लिखा मुझे थोड़ी ना पता, मैंने को ब्राह्मी लिपि थोड़ी ना पढ़ी। इसमें निर्माताओं की बात की गई है। तो इसका निर्माण सातवाहन शासकों ने पूरा कराया था, तो ये मैंने लिखवा दिया आपको। मोटी मोटी बात ये लिख दो, पुणे पुणे महाराष्ट्र में स्थित, पुणे महाराष्ट्र में स्थित, बस इतना और लिख दो, और कुछ भी शेष नहीं बचा। लिख दिया दोस्तों? ओके। दूसरा चैत्य है भांजे का चैत्य। भांजे का चैत्य, तो ये भांजे कहां पड़ता है? ये भी पुणे शहर के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर स्थित है। 22 गुफाएं इसमें, गुफाएं भांजे गांव से ऊपर हैं, अरब सागर से पूर्व में, दक्कन का पठार, ये तो छोड़ दो। खास बात कुछ है क्या? लकड़ी की वस्तु के लिए जागरूकता फैलाना। ये देखो, अरब सागर से मानसून आने के बाद ये इस प्रकार का सीनरी बन जाती है। ये पानी है, और अरब सागर की पहाड़ी जो है, वो अरब सागर का पानी जो है वो लहरों के माध्यम से यूं आता रहता है, पास में पहाड़ है। तो बड़ा अच्छा कार्य है ये भी इनका। और अंदर जो है इस प्रकार की मूर्ति की भी इसमें मिलती है, क्योंकि पत्थर है, अब काफी कुछ पत्थर गिर भी गया धीरे धीरे दरक करके, बजरी से निकल गई इसमें से। तो लिख दो पुणे, लिख दो पुणे महाराष्ट्र में स्थित। हाँ, भांजे में लिखो, भांजा। पुणे महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में स्थित चैत्य, जिसमें सुंदर स्तूप का, सुंदर स्तूप का स्तूप का निर्माण चट्टानों से किया गया। ओके, तो बाकी के नाम लिख दो। कानेरी, कानेरी की गुफाएं, पित्तलखोरा की गुफाएं, कानेरी की गुफाएं, पित्तलखोरा की गुफाएं,
अजंता की गुफाएं, नाम ही लिखना है बस। बेडसा की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, नासिक की गुफाएं। लिख दिया? ओके, नीचे एक नोट डाल दो। ये लिखा नहीं क्या? लिख दो तो कोई बात नहीं। नोट लिखवा दूं क्या? नोट से पहले तुम बताओ मुझे, ये अपना जो दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के क्षेत्र में दो जगह बड़ी लोकप्रिय है। एक का नाम है अमरावती और दूसरी जगह है नागार्जुनी कोंडा। आज दोनों ही आंध्र प्रदेश में आ गई है। अमरावती तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो जब क्वेश्चन आएगा कि अमरावती की स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो उत्तर क्या आएगा? अशोक। अरे मैंने नहीं बताया क्या? लेकिन जब क्वेश्चन आया कि अमरावती की स्तूप का पुनर्निर्माण किसने करवाया, संवर्धन किसने करवाया? सातवाहन। विस्तार किसने करवाया? सातवाहन। बस तो ये बात यदि ध्यान है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नागार्जुनी कोंडा में भी भारी संख्या में स्तूप मिले हैं। इन स्तूपों का निर्माण सातवाहनों ने कराया क्या? नहीं, ये बाद में सातवाहनों का पतन जब हुआ तो इक्ष्वाकु वंश के राजा बने थे, तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। तो ये बात लिखवानी है। तो नोट नंबर 1 लिखें, अमरावती के स्तूप, अमरावती के स्तूप, अमरावती की स्तूप का विस्तार विस्तार ओब्लिक संवर्धन ओब्लिक पुनर्निर्माण का कार्य सातवाहन शासकों ने करवाया। जबकि नागार्जुनी कोंडा के स्तूपों का निर्माण इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने करवाया। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने करवाया।
इक्ष्वाकु, बेटा बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने करवाया। तो बात दोबारा से सुन लो। अमरावती में शुरुआत अशोक करता है, पुनर्निर्माण, विस्तार या संवर्धन सातवाहन। लेकिन नागार्जुनिकोंडा में शुरुआत से आखिर तक इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु। ठीक है। अब दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, नोट नंबर 2। तो पहले सुन लो। इन सातवाहनों ने ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण था ना, इनका समर्पण यदि कोई हिंदू है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण धर्म के प्रति भी इनका समर्पण था। सातवाहन काल में दक्षिण भारत में सबसे पहले जो यज्ञ कराते थे, यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित थे, इन यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को सबसे पहले भूमिदान शुरू किया। तो भारत में भूमिदान या भू अनुदान की जो प्रथा है, इसकी शुरुआत किसने की? सातवाहन। इससे क्या होगा कि मान लो कि ये सातवाहनों का मान लो कोई राज्य है, इस राज्य में ये एक गांव है, ये गांव मुझे दे दिया गया और ये गांव किसी और मेरे रिश्तेदार को, ये गांव किसी को, हमें दान में मिल गए गांव। क्योंकि मैं पुरोहित हूं, गांव में खेती थोड़ी करूंगा, लेकिन मैं किसानों से टैक्स कलेक्शन करूंगा कि लाओ टैक्स दे दो, और मैं राजा को दूंगा क्या टैक्स? नहीं, मुझे दान में मिला है ना। तो उस गांव में जो किसान है, वो किसान खेती करेंगे, खेती का मालिक मैं हो गया, मैं ब्राह्मण, मैं पुरोहित। तो मैंने गांव के किसानों से टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं टैक्स कलेक्टर हो गया, अर्थात सामंत, सामंत बन गया। इस प्रकार भारत में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत किसके समय से होती है? सातवाहन काल। ठीक है, तो ये वाला नोट डालना है, लिखोगे? लिखो। सातवाहन काल में भारत में, सातवाहन काल में भारत में भूमि अनुदान, भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत हुई। भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत हुई। इससे भारत में सामंतवादी, सामंतवादी प्रथा सामंतवादी प्रथा या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब आपको यही प्रश्न पूछेंगे, भारत में भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई? सातवाहन काल में। भारत में भूमि अनुदान प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस समय का मिलता है? प्रथम अभिलेख किस समय का मिलता है? भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख सातवाहन काल का। चाहो तो ये भी लिख दो बोले, हाँ लिख ही दो, तुम बाद में उल्टे हो जाओगे। तो लिख दो, भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख सातवाहन काल में मिलता है।
ओके, अब नोट नंबर 3, महिलाओं के क्या हाल थे बताओ, बताओ। अच्छी दशा थी या खराब थी? अच्छी थी, बिल्कुल सही है, अच्छी थी। जो हाल था ना, हाल, अरे राजा हाल, क्या हाल है आपके? कौन सा ग्रंथ लिखा था? गाथा सप्तशती। अरे कल लिखा था, देखो पेज पलटो पीछे, आगे आगे लिखते, और कल मैंने, अरे बावड़ी रहा, देख ये रहा हाल, ये तेरा हाल ये है यहां पर, तुझे हाल मिल गया? अच्छा, तेरी वाली कॉपी में कल आई नहीं थी? आई थी, तो तेरी वाली में ढूंढ, दूसरी की में क्यों ढूंढती है? ये हाल है, ये हाल है। ओके, तो इस हाल ने ग्रंथ लिखा था कौन सा? गाथा सप्तशती। हाल के दरबार में भी गुणाडे रहता था, गुणांडे नहीं, गुणाडे, गुणाडे। और उसने कौन सा ग्रंथ, वो उसने कथा कहनी शुरू की, तो कथा इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, वृहत, बहुत बड़ी कथा। और उसकी रानी थी, हाल की रानी, उसका नाम था मल्लेवंती, मल्लेवंती, या मल्लेवंतो, जयवंतो, मल्लेवंतो। तो मल्लेवंती रानी थी, और वो संस्कृत की विद्वान थी, बहुत बड़ी विद्वान थी। तो नोट लिखें, नोट नंबर 3, सातवाहन राजा हाल, सातवाहन राजा हाल की रानी मल्लेवंती, मल्लेवंती संस्कृत की विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी। ओके, बस ठीक है, इतना। एक नोट और डालो तो अजंता पर डाल दो, और क्या, अजंता की गुफाओं पे। अरे एक नोट और डालो, बताओ अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके समय शुरू हुआ? बताओ तो, सातवाहनों के समय शुरू हुआ। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? जिला कौन सा है? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में ये गुफाएं मिली है। और इनका निर्माण ऐसा नहीं कि सातवाहनों ने पूरा करा दिया, सातवाहनों के समय शुरू हुआ था। सातवाहन काल में शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ, अर्थात 200 ईसा पूर्व में इनका निर्माण शुरू हुआ। और तब से ईसवी सन तक, यानी 0 ईस्वी तक, 200 साल पहले, और फिर 900 ईस्वी तक, इसका मतलब कितनी वर्ष तक हुआ? 1100 वर्ष तक निर्माण हुआ। इन 1100 साल में अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं बना दी गई दोस्तों। इन 29 में से 24 विहार हैं और 5 चैत्य हैं। तो कितने विहार, चैत्य कितने? 5। शुरुआत किसके समय? सातवां, ठीक है, लिखो।
अजंता की गुफाएं, हाँ यही मैं लिखवा रहा हूं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इनका निर्माण सातवाहन काल, इनका निर्माण सातवाहन काल कोष्टक में 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 900 ईस्वी तक राजपूत काल में, 900 ईस्वी तक राजपूत काल में निर्माण पूरा हुआ। कुल 29 गुफाएं बनी। कुल 29 गुफाएं बनी। जिनमें से 24 विहार, 24 विहार और 5 चैत्य हैं। अब मैं तुम्हें पहले बता दूं, सुन रहे हो ना? आपको कुछ किताबों में जैसे राजस्थान पनोरमा और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में 25 विहार और 4 चैत्य दे रखे हैं। अब दे रखे तो दे रखे हैं ना, देखने दो। मैंने ट्रू फैक्ट जो है वो आपको लिखा दिया है। नहीं बाद में कल को कोई देखे फिर उसको मिलेगा तो उसको यूं लगेगा कि गुरुजी को ध्यान नहीं था, थोड़ी गलती हो गई होगी। तो गलती नहीं हुई है, व्यापक जांच पड़ताल छानबीन के बाद मैंने आपको लिखवाया। ठीक है जी, ओके। तो अब सातवाहन काल को खत्म करो, हेडिंग डालो कुषाण काल। आखिरी कुषाण काल। कुषाण काल कुषाण मैंने बताया था कि भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। विदेशी थे बेटा, मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे? आक्रमण करने के लिए, राज करने के लिए, जीतने के लिए। जब आए थे जब इनके पास कोई धर्म नहीं था, बर्बर थे, वैसी थे, दरिंदे थे। लेकिन भारत में आने के बाद सभ्य हो गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। शुरू में इन्होंने शिव को अपनाया था, शैव धर्म को। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो 4 राजा हैं, मोटी मोटी बात 4 ही हैं। पहले है कुजुल कडफिसस, देखो कितना अजीब नाम है। मध्य एशिया से आया ना बावली, भारत में आकर पहला आक्रमण किया तो छोटा नाम रख दिया बेटे का, विम कडफिसस। तो कुजुल से विम तो हुआ, ये तो भारत में ही रहा। अपने बेटे का नाम प्यारा सा रखा कनिष्क। कनिष्क तो भारत का शुद्ध राजा था, बेटे का नाम रखा हुविस्क। हुविस्क। तो 2 तो कडफिसस है और 2 इश्क हैं।
एक कान का इश्क है, कन इश्क, और दूसरा है हुव इश्क। कनिष्क और हुविस्क दो इश्क हैं, दो कड़फिसस है। यही खेल है, ये चार ही तो राजा हैं। तो आप कहो तो खेल खेल लेते हैं, तो हेडिंग डाल दो कुषाण, हेडिंग डाल दी, लिखे मध्य एशिया, मध्य एशिया की यूची, यूची जनजाति, यूची जनजाति ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। इन्हें भारत में कुषाण कहा गया। इन्हें भारत में कुषाण कहा गया। तो सबसे पहले कौन सा है? कुजूल कड़फिसस, कुजूल कड़फिसस, यस, तो हेडिंग डाल दो कुजूल कड़फिसस। कश्मीर, कंधार, काबुल एवं तक्षशिला क्षेत्र जीता। तक्षशिला को राजधानी बनाया। तक्षशिला राजधानी बनाई। तो कश्मीर, कंधार, काबुल, तक्षशिला क्षेत्र जीता, तक्षशिला को राजधानी बनाया। तक्षशिला से इसके ताम्र सिक्के, तक्षशिला से इसके ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं। तक्षशिला से इसके ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं। इसने महाराज अधिराज के की उपाधि ली। महाराज अधिराज की उपाधि ली। महाराज अधिराज का मतलब जमाना बदल गया रहा है। पहले तो एक ही राजा होता था, अब राजा, राजा पर महाराजा और कई महाराजाओं पर इनका बाप महाराज अधिराज। तो ये तो पूरे भारत का हो गया। उसके नीचे राजस्थान का महाराजा, और ये जिले वाइज, समझ रहा है ना? हाँ, हर जिले में राजा हो गए, छोटे 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 छोटे। और वो क्या हो गए? राजा। राजस्थान में 19 राजा थे, 19 अपनी आजादी के समय 19 रियासतें थी, 19 राजा थे। अब राजा ही थे, कोई महाराजा थोड़ी ना होंगे। और इन पर एक महाराजा था, जयपुर वाला,
महाराजा मान सिंह, स्वयं सिंह, और इनके ऊपर दिल्ली में जो होता था वो महाराज अधिराज, समझ गए। जैसे अकबर, अकबर महाराजा अधिराज था, दिल्ली में बादशाह था, सबका बाप था, बादशाह था, बाप था। उसके नीचे बड़े बड़े महाराजा जैसे मान सिंह जयपुर वाला, और उनके नीचे छोटे छोटे राजा। तो इस प्रकार से सिस्टम था। इसलिए बेटा राजा के ऊपर महाराजा और महाराजा के ऊपर महाराजा धीराज। क्यों रे बावली, महाराजा धीराज समझ में आयो कई? ये यहां गर्दन हिलाई जा रही है। तो उपाधि किसके लिए इसने महाराज अधिराज। तो तीन बातें खास, मध्य एशिया से आया और उसी का क्षेत्र जीत लिया, मध्य एशियाई साइड का क्षेत्र जीत लिया। अरे बाबू समझ रहे हो ना, अब सीधा राजस्थान में थोड़ी ना आएगा। राजस्थान को जीतने के लिए चाहिए औकात है, और वो किसी में थी नहीं। एक भी विजेता ऐसा नहीं था विदेशी जिसने राजस्थान को जीता हो। बाबर आया था राजस्थान में, उसने अपने बाबरनामा में लिखा कि ये भी कोई इलाका है, क्योंकि वो जब आ रहा था सोच रहा था यार बढ़िया है, तभी गर्मी का मौसम आ गया, लू के अंदर तपने लगा। तो उसने लिखा ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे को भट्टी में बैठा दिया है, चारों तरफ से आग सुलग रही है, दूर दूर पानी पीने की इच्छा है, पानी नहीं है। दोपहर तक हवा बंद थी, मैंने जोर जोर से खींच खींच कर सांस ली, तब सांस में सांस आई। किसने कहा? बाबर ने कहा। फिर वो लिखता है दोपहर बाद पीछे देखा तो बिना बादलों के आकाश काला हो गया। मैंने ध्यान से देखा तो पता लगा काली आंधी आई है। आंधी ने इतनी मिट्टी उड़ाई कि मेरी पगड़ी उड़कर कहां चलेगी पता नहीं, नीचे से बड़े बाल निकले, मेरी डाढ़ी थी, धूल इतनी भर गई कि मुझे लगा डाढ़ी नहीं कोई धूल का कटोरा है। लिखा मैं आंधी जाने वाली थी, सोच रहा था बालों को झड़काकर मिट्टी हटाऊंगा, लेकिन तभी छींटे आए और उस मिट्टी को स्थायी कर गए। ये भी कोई स्थान है रहने का? तो राजस्थान में जीतने के लिए औकात नहीं थी। शेरशाह सूरी को देख लो, जैतारण के युद्ध में, गिरी सिमेल के युद्ध में जीत तो लेता है, लेकिन जैता और कुंपा ने दांत खट्टे कर दिए थे उसकी बुरी तरह। हारता हारता बचा था, वो भी झूठ, जाली पत्र, झूठे पत्र। और जब जीता बड़ी मुश्किल से, तो उसके मुंह से निकला अरे अभी तो मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अरे राजस्थान है ये, यूं थोड़ी ना, बात भारत की थी, ठीक है ना। इसलिए इसने सबसे पहले जीता काबुल, और फिर जीता कंधार, अफगानिस्तान में है दोनों, और फिर जीता तक्षशिला, और तक्षशिला जीतने के बाद फिर जीता कश्मीर। तो 1 नंबर जीत, 2 नंबर, 3 नंबर और 6। इस प्रकार से कुषाणों को कुजुल कड़फिसस ने यहां जीत लिया, आगे आ नहीं सकता, मरुस्थल प्रारंभ हो गया था, बस बहुत है। बावलपुर में यही थार, थार जिला तो यही है पाकिस्तान में, इसलिए आ ही नहीं सका, समझ रही है ना। तो 4 जगह जीती, कौन कौन सी? और कौन सी उपाधि ली? महाराज। और तांबे के सिक्के चलाए, कहां से मिलते हैं? क्यों तक्षशिला में? क्यों? व्यक्ति हमेशा राजधानी बीच में बनाता है, इन सब के बीच में ही थी, बात खत्म। तो रट्टे मारने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हेडिंग डाल दो अगली, विम कड़फिसस। और विम कड़फिसस मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2 तो हैं कड़फिसस,
और दो हैं इश्क। तो ये आखिरी कट फिशस है। इसने क्या किया? जीत आगे तक की। इसने मथुरा, पंजाब, सॉरी, पंजाब मथुरा तक का क्षेत्र क्षेत्र जीता। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव को मानता है, इसलिए इसके सोने के सिक्के, किसके सिक्के? सोने के सिक्के सबसे पहले इसी कुषाण शासक ने चलाए, जिन पर शिव त्रिशूल, नंदी, की आकृति उत्कीर्ण थी। छोड़ दूं? दो बात और कर लेते हैं ना, इसकी तो पूरी कर लें। तो इसने मथुरा से अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान से मथुरा तक साम्राज्य स्थापित किया। अर्थात अफगानिस्तान से मथुरा तक यहां काबुल, यहां कंधार, ये तक्षशिला, ये कश्मीर, ये मथुरा और ये सिंध, तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका साम्राज्य था। तो अपन एक तरह से यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका साम्राज्य ये था, कुषाण साम्राज्य कह सकते हैं इसको, कुषाण साम्राज्य।
कुल मिला के मथुरा तक जीत लिया रे बावली। ये काबुल कंधार तक्षशिला तो पहले ही थे, मथुरा तक ये बढ़ गया, ये बात ऊपर भी लिख दिया। ठीक है, भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए तो कहते हैं। अरे आज का भारत में असल में कौन आया? विमकट भिषसी तो आया, और साथ में सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले इसी ने, जिन पर किसकी शिव है, त्रिशूल है, नंदी है, आदि की आकृतियां थी। इस प्रकार अफगानिस्तान से मथुरा तक साम्राज्य स्थापित किया। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल और फिर मिलेंगे 4 दिन बाद। तब तक के लिए नमस्कार। कोई समस्या हो तो बात करो, नहीं तो प्रस्थान करो।